क्या होगा अगर ये कहा जाए कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, मेरा मतलब है किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी गलती है? अरे हाँ, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना। मतलब बचपन से तो हमें यही सिखाया जाता है कि हमेशा अपनी नजरों के सामने एक बड़ा सा लक्ष्य रखो। बिल्कुल। पर आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का सबसे बड़ा सच यही है कि सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर हमारी विफलता का कारण बनता है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। हाँ, और आज की ये चर्चा सच में बहुत मजेदार होने वाली है। एकदम सही कहा। आज के इस विश्लेषण के लिए हमने मेल रॉबिन्स और दुनिया भर में मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर के बीच हुई एक बेहद शानदार बातचीत को आधार बनाया है। हमारा मिशन बस ये समझना है कि कैसे हम सिर्फ अपनी छोटी छोटी आदतों के जरिए अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये समझना है कि अगर पुरानी आदतें छूट नहीं रही हैं या नई आदतें बन नहीं पा रही हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। असल में गलती हमारे सिस्टम की है। बिल्कुल। और ये जानकारी हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उनके लिए जो कुछ नया सीखना चाहते हैं या जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ, या बस अपनी पुरानी नुकसानदेह आदतों के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी बिना खुद को कोसे। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके अंदर ही अनुशासन की कमी है या उनमें वो बात ही नहीं है। सही कहा। तो चलिए जेम्स क्लियर के उस सबसे चर्चित विचार से शुरू करते हैं, जहां वो कहते हैं कि हमारे जीवन के जो भी परिणाम है वो असल में हमारी आदतों का लैगिंग मेजर यानी पिछड़ा हुआ पैमाना होते हैं। हाँ, लैगिंग मेजर, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जैसे आज किसी का बैंक बैलेंस क्या है, ये इस बात का परिणाम है कि पिछले 6 महीनों या 1 साल में उसकी आर्थिक आदतें कैसी रही हैं। इसी तरह शारीरिक स्वास्थ्य हमारी पिछली ट्रेनिंग की आदतों का परिणाम है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि हम हमेशा परिणाम या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन लक्ष्य केवल दिशा तय करने के लिए अच्छे होते हैं। असल बदलाव तो सिस्टम से आता है, यानी उन दैनिक आदतों के समूह से जो रोज दोहराई जाती हैं। सिस्टम ही असली चीज है। बिल्कुल। ओलंपिक खेलों का ही उदाहरण ले लीजिए। दौड़ में हिस्सा लेने वाले हर एथलीट का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना ही होता है। मतलब जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य एक ही है ना? हाँ, लक्ष्य तो सबका सेम ही होता है। तो लक्ष्य वो चीज नहीं है जो विजेता तय करता है। विजेता वो बनता है जिसका रोजमर्रा का सिस्टम, उसकी ट्रेनिंग, उसकी नींद, उसकी रिकवरी की रणनीति बेहतर होती है। अरे वाह, ये नजरिया तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। ये ऐसा है जैसे लक्ष्य केवल गूगल मैप्स में एक पता डालना है। मतलब पता डालना जरूरी है ताकि दिशा मिले, लेकिन सिस्टम असल में कार में पेट्रोल डालना और स्टीयरिंग पकड़कर उसे रोज चलाना है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये, है ना? केवल पता डालने से तो कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। और अगर हम इसके मनोविज्ञान पर गौर करें तो लक्ष्य हमें तब तक दुखी रखता है जब तक हम उसे पा नहीं लेते। हाँ, इंसान हमेशा खुद से कहता है कि जब मेरा वजन कम हो जाएगा तब मैं खुश होंगे। बिल्कुल, लेकिन सिस्टम हमें आज ही खुशी देता है। अगर आज का वर्कआउट पूरा हो गया तो हम आज ही सफल हैं। ये मनोविज्ञान वाला पहलू बहुत अहम है। अगर लक्ष्य और सिस्टम के बीच कभी कोई टकराव होता है तो हमेशा सिस्टम की ही जीत होगी, क्योंकि वर्तमान आदतें बिल्कुल उसी तरह डिजाइन की गई हैं जो हमें हमारे वर्तमान परिणाम दे रही हैं। मतलब हमारा सिस्टम एकदम सही काम कर रहा है, बस दिशा गलत हो सकती है। एकदम सही। अगर किसी को रोज रात को आइसक्रीम खाने की आदत है तो उसका सिस्टम वजन बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो अगर सिस्टम ही सब कुछ है और लक्ष्य केवल दिशा दिखाने के लिए है, तो सवाल ये उठता है कि एक नया सिस्टम असल में काम कैसे करता है? क्योंकि बिना किसी बड़े लक्ष्य के रोज काम करना थोड़ा दिशाहीन लग सकता है। और यहीं पर रोजाना केवल 1% बेहतर होने का नियम आता है। 1% सुनने में तो बहुत छोटा लगता है। हाँ, लेकिन गणित के हिसाब से अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो साल के अंत तक कोई भी इंसान लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना? ये तो कमाल का अंतर है। और ये गणित केवल कागज पर नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। रोजमर्रा के जीवन में 1% का बदलाव बहुत छोटा लगता है। हाँ, आज 10 मिनट किताब पढ़ने और बिल्कुल न पढ़ने में कोई खास अंतर नहीं दिखता। बिल्कुल, कोई रातों रात विद्वान नहीं बन जाता, लेकिन समय के साथ यही छोटी आदतें एक विशाल अंतर पैदा कर देती हैं। और इसके पीछे जेम्स क्लियर की जो कहानी है वो सच में बहुत मार्मिक है। हाँ, जेम्स ने हाई स्कूल के दिनों की अपनी एक खौफनाक दुर्घटना का जिक्र किया था। उनके चेहरे पे बहुत जोर से एक बेसबॉल का बैट लग गया था। उफ़ो, वो बहुत ही भयानक था। सच में।
चोट इतनी गहरी थी कि उनकी नाक टूट गई, आंखों के सॉकेट चकनाचूर हो गए और उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखना पड़ा। सोचकर ही डर लगता है। और जब वो कोमा से बाहर आए तो शरीर ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। उन्हें सीधे चलने जैसी बेहद छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी पड़ी। मतलब ये महज कोई किताबी ज्ञान नहीं था उनके लिए। हाँ, उन्होंने इसे खुद जिया है। बिल्कुल। इसी मजबूरी ने उन्हें जमीनी स्तर पर यह सिखाया कि छोटी प्रगति भी कितनी मायने रखती है। उनके पास कोई बड़ा लक्ष्य तय करने की विलासिता नहीं थी, बस रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना था। ये कहानी हमें स्थिति बनाम प्रक्षेप वक्र यानी पोजीशन वर्सेस ट्रेजेक्टरी के बारे में एक बहुत गहरा सबक देती है। हम अक्सर अपनी वर्तमान स्थिति से परेशान रहते हैं, जैसे बैंक में कितने पैसे हैं या वजन कितना है। हाँ, हम हमेशा यही देखते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन असल में हमें अपने प्रक्षेप वक्र यानी दिशा पर ध्यान देना चाहिए। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए एक विमान लॉस एंजलिस से उड़ान भरता है और उसे न्यूयॉर्क जाना है। ठीक है। लेकिन उड़ान भरते समय अगर विमान का मुंह सिर्फ 6 फीट मुड़ जाए, जो कि बहुत ही मामूली सा बदलाव है, तो वो विमान न्यूयॉर्क पहुंचने के बजाय वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। अरे बाप रे, सिर्फ 6 फीट से इतना बड़ा अंतर। हाँ, शुरुआत में ये 6 फीट का बदलाव बिल्कुल न के बराबर लगता है। कोई यात्री इसे महसूस भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो विमान पूरे अमेरिका को पार करता है, तो वो छोटा सा बदलाव सैकड़ों मील का फासला पैदा कर देता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1% का नियम और ये विमान वाली उपमा सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन असल जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि लोग 2 हफ्ते जिम जाते हैं या 4 दिन गिटार बजाते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन लोग टिक नहीं पाते? क्योंकि हम गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अभी भी परिणामों के पीछे भाग रहे हैं। जेम्स ने इसे मानव व्यवहार को समझने के लिए प्याज के छिलकों के सिद्धांत से समझाया है। प्याज के छिलके? हाँ, प्याज की सबसे बाहरी परत हमारे परिणाम है, जैसे वजन कम करना या किताब लिखना। बीच की परत हमारी प्रक्रिया या सिस्टम है, जैसे रोज जिम जाना या रोज एक पन्ना लिखना। ठीक है, बाहरी और बीच की परत समझ आ गई। लेकिन प्याज की सबसे भीतरी और सबसे महत्वपूर्ण परत हमारी पहचान है, यानी आइडेंटिटी, कि हम खुद को क्या मानते हैं। और इसीलिए ये सवाल गलत है कि हमें क्या पाना है। असली सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं। बिल्कुल सटीक। अगर किसी को वजन कम करना है तो लक्ष्य 10 किलो वजन कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि मुझे ऐसा इंसान बनना है जो अपना वर्कआउट कभी नहीं छोड़ता। इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी हर एक छोटी आदत असल में हमारी उस नई पहचान के लिए एक वोट की तरह काम करती है। एक वोट की तरह। हाँ। एक दिन पुशअप करने से शरीर में कोई जादुई बदलाव नहीं आता, कोई मांसपेशी नहीं बनती, लेकिन वो एक पुशअप इस बात का सबूत देता है, एक वोट डालता है कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो वर्कआउट करता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। क्या ये महज खुद को धोखा देना नहीं है, जिसे लोग अक्सर कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब अगर कोई जीवन भर आलसी रहा है और वो अचानक एक दिन शीशे के सामने खड़ा होकर कहे कि मैं एक एथलीट हूं, तो दिमाग तो तुरंत कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर बिना किसी सबूत के, बिना कोई काम किए सिर्फ सकारात्मक बातें बोली जाएं, तो वो महज एक आत्मधोखा है। सच्ची पहचान रातों रात नहीं बदलती, वो आदतों से मिलने वाले सबूतों से बनती है। मतलब सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। हाँ, जब कोई इंसान लगातार 30 दिन तक भले ही 5 मिनट के लिए व्यायाम करता है, तो वो अपने दिमाग को सबूत दे रहा होता है। और जब दिमाग के पास पर्याप्त सबूत जमा हो जाते हैं, तो वो इस नई पहचान को स्वीकार कर लेता है। फिर जिम जाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। बिल्कुल। यानी पहचान बदलने के लिए हमें लगातार सबूत जुटाने होंगे। लेकिन चलिए एक व्यवहारिक अड़चन पर बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी पहचान तय कर ली, सबूत जुटाना भी शुरू कर दिया, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर अचानक जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ जाता है और सारी आदतें टूट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे जीवन के मौसम के रूप में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, वो मौसम की तरह बदलता है। मौसम की तरह? हाँ, एक माँ का ही उदाहरण ले, जिसके बच्चे अब बड़े होकर घर से बाहर चले गए हैं। पिछले 25 साल तक उसकी हर आदत, उसका पूरा रूटीन बच्चों के स्कूल और खाने के इर्द गिर्द घूमता था। हाँ, उसका पूरा दिन उसी हिसाब से चलता था। अब उसका मौसम बदल गया है। अगर वो अपनी पुरानी आदतों से चिपकी रहेगी, तो वो परेशानी होगी, उसे नई आदतें बनानी होंगी।
इसी तरह शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव भी एक नया मौसम लाते हैं। सही बात है, उम्र के साथ जरूरतें बदलती हैं। एकदम। एक उम्र के बाद महिलाओं को दौड़ने या योगा करने के बजाय प्रोटीन और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होती है। हमें अपनी आदतों को नए मौसम के हिसाब से ढालने की अनुमति खुद को देनी चाहिए। और हमारी असल प्राथमिकताएं क्या हैं, इसे पहचानने के लिए बातचीत में एक एलियन टेस्ट का बड़ा मजेदार जिक्र है। ओह हाँ, एलियन टेस्ट, वो बहुत ही कमाल का है ना? अगर अंतरिक्ष से कोई एलियन आए जो हमारी भाषा नहीं समझता, हमारी बातें या बहाने नहीं सुन सकता, वो सिर्फ हमारे काम देखें, तो वो एलियन हमारे पूरे दिन के कामों को देखकर क्या बताएगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है? सच में, ये तो सारी पोल खोल देता है। बिल्कुल। कोई भले ही कहता रहे कि परिवार मेरे लिए सबसे ऊपर है, लेकिन अगर एलियन देखता है कि वो रात को 10 बजे तक ऑफिस का काम कर रहा है और वीकेंड पर भी फोन से चिपका है, तो वो तो यही कहेगा कि असल प्राथमिकता काम और फोन है। ये टेस्ट सारे बहानों को किनारे कर देता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। ठीक है, जीवन का मौसम बदलता है, हमें नई आदतें अपनानी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर वो नई आदतें बहुत ही उबाऊ हों? रोज जिम जाना या कच्ची सब्जियां खाना बहुत बोरिंग लग सकता है। और ये बहुत ही स्वाभाविक है। इंसानी दिमाग उसी काम को बार बार करना चाहता है जिसमें उसे मजा आता है। इसीलिए एक शानदार सवाल पूछने की सलाह दी गई है कि अगर ये मजेदार होता तो कैसा दिखता? अगर मजेदार होता तो कैसा दिखता? हाँ। अगर किसी भी उबाऊ काम को मजेदार बना लिया जाए तो उसके टिकने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक बहुत ही अजीब लेकिन सटीक उदाहरण है। एक महिला को रोज सलाद खाने की आदत डालनी थी, लेकिन उसे सलाद खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया? तो उसने सलाद को एक पार्टी बना दिया, पार्टी इन अ बोल। वो अपने सलाद में कभी आलू के चिप्स तो कभी स्निकर्स चॉकलेट के टुकड़े डाल लेती थी। सलाद में चॉकलेट और चिप्स? अरे सच कहूं तो ये सुनने में सेहतमंद कम और एक अजीब सी डिश ज्यादा लग रही है। कोई भी डाइटिशियन इसे सुनकर अपना सिर पकड़ लेगा। बिल्कुल, पोषण के नजरिए से ये कोई अच्छी सलाह नहीं है, लेकिन यहाँ मनोविज्ञान समझना ज्यादा जरूरी है। मकसद शुरुआत में वजन कम करना नहीं था, बल्कि रोज सलाद खाने की आदत को बरकरार रखना था। अच्छा, मतलब आदत डालना ज्यादा जरूरी था। हाँ, उसे मजेदार बनाना था ताकि दिमाग उसे रिजेक्ट न करे। जब 1 महीने तक लगातार सलाद खाने की आदत पक्की हो गई, यानी उपस्थित होने की कला विकसित हो गई, तब उसने धीरे धीरे चॉकलेट हटाकर उसमें स्वस्थ चीजें डालना शुरू किया। ये दिलचस्प है। मतलब पहले आदत को टिकने लायक बनाओ, फिर उसे सुधारो। लेकिन अगर हमने काम को मजेदार भी बना लिया, फिर भी एक दिन ऐसा आता है जब कोई प्रेरणा या मोटिवेशन नहीं होती। वो दिन तो आते ही हैं। उस दिन बस काम को शुरू करना ही एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा क्यों लगता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। इंसान को लगता है कि काम शुरू करने के लिए पहले अंदर एक प्रेरणा आनी चाहिए। हाँ, लोग किसी मोटिवेशनल वीडियो का इंतजार करते हैं। जबकि विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि प्रेरणा काम शुरू करने से पहले नहीं, बल्कि काम शुरू करने के बाद आती है। कार्यवाही से चिंता दूर होती है। कार्यवाही से चिंता दूर होती है, क्या बात है। जब कोई काम शुरू कर दिया जाता है तो घबराहट का चक्र टूट जाता है और वही कार्यवाही प्रेरणा को जन्म देती है। इसे समझाने के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही सटीक नियम है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी भी प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए चाहिए। जैसे माचिस जलाना? बिल्कुल, माचिस जलाने के लिए उसे एक बार जोर से रगड़ना पड़ता है। अगर कोई खुद से कहे कि उसे रोज 100 पुशअप्स करने हैं, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, दिमाग पहले ही थक जाता है। हाँ, रात के 9 बजे अगर 100 पुशअप्स बाकी हों तो इंसान उसे कल पर ही टाल देता है। सही कहा। लेकिन अगर नियम केवल 2 मिनट का हो, जैसे सिर्फ 5 पुशअप्स करने, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है और हम उसे बिना ज्यादा सोचे कर लेते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा सबक छिपा है कि हमें अपने दायरे को कम करना चाहिए, लेकिन अपने रूटीन को नहीं तोड़ना चाहिए। बातचीत में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसने अपना काफी ज्यादा वजन कम किया था। उसकी कहानी तो सच में हैरान करने वाली है। हाँ, उसने खुद पर एक नियम लगाया था कि वो जिम जाएगा, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा जिम में नहीं रुकेगा। वो गाड़ी चलाकर जिम जाता, थोड़ा सा व्यायाम करता और जैसे ही 5 मिनट पूरे होते वो वापस घर आ जाता। ये तो सच में बेवकूफ़ी भरा लगता है। मतलब कपड़े बदलो, गाड़ी चलाओ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के व्यायाम से तो किसी का वजन कम नहीं होने वाला। नतीजे के हिसाब से ये बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन वो व्यक्ति असल में नतीजे नहीं नाप रहा था। वो बस उपस्थित होने की कला में माहिर हो रहा था। हाँ, वो सिर्फ अपनी पहचान बदल रहा था। बिल्कुल।
वो खुद को ऐसा इंसान बना रहा था जो चाहे कुछ भी हो जाए जिम जाना नहीं छोड़ता। जेम्स स्पष्ट कहते हैं कि चीजों को बेहतर बनाने से पहले उन्हें स्थापित करना जरूरी है। स्टैंडर्डाइज बिफोर ऑप्टिमाइज। एकदम सही। हम अक्सर सबसे अच्छी डाइट प्लान या सबसे अच्छे जिम की तलाश में हफ्तों इंटरनेट पर बस खोजबीन करते रहते हैं। ये केवल मोशन है, गतिविधि, कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं। मोशन से हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम केवल एक्शन से आता है। 5 मिनट जिम जाना एक एक्शन है। बिल्कुल। यानी हम जिसे विल पावर की कमी मानकर खुद को कोसते हैं, वो असल में सिर्फ एक्शन शुरू करने में होने वाली हिचकिचाहट है। हाँ। जब 5 मिनट के नियम से शुरुआत कर ली जाए, तो इसे बिना ज्यादा दिमागी कसरत के रोज कैसे किया जाए, इसके लिए व्यवहार परिवर्तन के मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लागू करने का सबसे व्यवहारिक तरीका है घर्षण, यानी फ्रिक्शन के साथ खेलना। चाहते हैं कि फोन का इस्तेमाल कम हो तो फोन को किसी दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। ये तो मैंने भी आजमाया। और ये काम करता है ना? मनोविज्ञान बताता है कि अगर फोन सिर्फ 30 सेकंड की दूरी पर दूसरे कमरे में है तो अक्सर हम उसे उठाने नहीं जाते। इससे पता चलता है कि हम उस फोन को इतना भी नहीं चाहते थे कि 30 सेकंड चलकर जाए। दूरी ने या कहिए घर्षण ने आदत को अपने आप कम कर दिया। हाँ, इसी तरह अच्छी आदतों का घर्षण बिल्कुल कम कर देना चाहिए। और नई आदतों को जीवन में पिरोने का एक और बेहतरीन तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था, लेकिन अगर हम अपनी किसी पुरानी और बहुत पक्की आदत के ठीक ऊपर एक नई आदत को जोड़ दें तो वो कभी नहीं छूटती। जैसे अगर रोज सुबह कॉफी बनाने की पक्की आदत है, तो नियम ये होना चाहिए कि सुबह की कॉफी का बटन दबाने के तुरंत बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान लगाऊंगा। पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। ये बहुत ही शानदार तरीका है। इसके अलावा आदतों को हमेशा के लिए बनाए रखने में हमारे आसपास के माहौल और समाज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हम अक्सर आत्मनियंत्रण को बहुत बड़ा चढ़ाकर देखते हैं। हाँ, हमें लगता है कि डिसिप्लिन ही सब कुछ है। जबकि जिन लोगों में बहुत अधिक आत्मनियंत्रण दिखता है, वे असल में कोई अतिमानव नहीं होते। वे बस अपना जीवन ऐसे माहौल में डिजाइन करते हैं जहां प्रलोभन कम से कम हो। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ हल्का कर देता है। मतलब अगर घर में जंक फूड है ही नहीं तो रात में उसे ना खाने के लिए किसी महान अनुशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम सही। और इंसानों के रूप में हम हमेशा किसी न किसी समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम उस समूह से जुड़ना चाहते हैं जहां हमारी मनचाही आदतें एक सामान्य बात हों। माहौल का असर पड़ता है? हाँ, एक बहुत ही सरल उदाहरण लें। अगर हम घर से बाहर निकलें और देखें कि हमारा पड़ोसी अपने बगीचे की घास काट रहा है, तो हमें भी लगता है कि हमें भी अपने बगीचे की घास काटनी चाहिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पूरे मोहल्ले में अकेले ऐसे दिखें जिसका बगीचा गंदा हो। बिल्कुल। इसलिए अगर आदतें बदलनी है तो ऐसे लोगों के बीच रहना शुरू करना चाहिए जहां वो आदतें आम बात हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? 1% का नियम समझ आ गया, पहचान को बदल लिया, 2 मिनट के नियम से शुरुआत कर ली और अपने माहौल में घर्षण को भी सेट कर लिया। सब कुछ सेट है। लेकिन इंसान होने के नाते कभी ना कभी तो कोई गलती होगी। किसी दिन बहुत थकान होगी और जिम छूट जाएगा। किसी दिन डाइट टूट जाएगी, तब क्या होगा? इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक तरीका है विफलता का प्रीमॉर्टम। विफलता का प्रीमॉर्टम, ये कैसे काम करता है? ये सबसे कारगर रणनीतियों में से एक है। अक्सर जब कोई नया संकल्प लिया जाता है तो इंसान बहुत अधिक आशावादी होता है। लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होगा। हाँ, शुरुआत में तो बड़ा जोश होता है। लेकिन प्रीमॉर्टम का मतलब है कि शुरुआत करने से पहले ही कुछ देर के लिए आशावाद की टोपी उतार कर निराशावाद की टोपी पहन ली जाए। खुद से पूछा जाए कि अगर ये योजना आज से 6 महीने बाद पूरी तरह विफल हो जाती है तो उसका कारण क्या होगा? मतलब पहले ही सोच लो कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है। जैसे किसी ने सोचा कि वो रोज काम से लौटते हुए जिम जाएगा, लेकिन वो ये सोच सकता है कि मैं इसलिए फेल होऊंगा क्योंकि ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ और अगर मैं एक बार घर आ गया तो वापस नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। और जब विफलता का कारण पहले ही पता चल गया तो वो अपने जिम के कपड़े गाड़ी में ही रख सकता है और घर जाने से पहले सीधे जिम जा सकता है। सटीक रूप से यही करना है, अपनी कमजोरियों का पहले से अंदाजा लगाना। और अगर फिर भी कभी चूक हो जाए तो जीतने का असली राज ये जानना है कि हार से वापसी कैसे की जाए। हाँ, और इसका सबसे बड़ा और सुनहरा नियम है कभी भी लगातार 2 बार न चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। लगातार 2 बार न चूकें। हाँ, अगर किसी दिन व्यायाम छूट जाता है या जंक फूड खा लिया जाता है तो कोई बात नहीं। खुद को कोसने के बजाय पूरी ऊर्जा अगले ही दिन वापस ट्रैक पर आने में लगा देनी चाहिए।
मतलब पुरानी बात पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। एकदम। अगर वापसी जल्दी होती है तो वो पिछली एक विफलता लंबे समय में कोई मायने नहीं रखती। टॉप परफॉर्मर्स भी गलतियां करते हैं, बस वे बहुत जल्दी वापस पटरी पर लौट आते हैं। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो हम सबके लिए सबसे बड़े सबक यही है कि सिर्फ परिणामों के बजाय अपने दैनिक सिस्टम पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश की जाए। ये तय किया जाए कि कौन बनना है, न कि क्या पाना है। शुरुआत को आसान बनाने के लिए 2 मिनट के नियम का पालन किया जाए और आगे बढ़ने से पहले अपनी संभावित विफलता का प्रीमॉर्टम कर लिया जाए। ये सभी बिंदु व्यक्तिगत स्तर पर जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार जरूर छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। हमने सीखा कि हमारी हर छोटी आदत हमारी व्यक्तिगत पहचान के लिए एक वोट डालती है। अब जरा एक पल के लिए इसे बड़े पैमाने पर सोचिए। बड़े पैमाने पर। हाँ, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हमारी सामूहिक आदतें मानवता के भविष्य के लिए किस तरह का वोट डाल रही हैं। जिस तरह से लोग बिना सोचे समझे स्क्रीन पर घंटों बिता रहे हैं या जिस तरह से सूचनाओं को ग्रहण किया जा रहा है, क्या अनजाने में दैनिक सामूहिक आदतों के जरिए एक ऐसे भविष्य का निर्माण हो रहा है जिसमें हम खुद ही नहीं रहना चाहेंगे? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला विचार है। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आदतों का असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हम सब के सामूहिक भविष्य की नींव रख रहा है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत उसी एक वोट से होती है जो आज डाला जाएगा। तो आज ही अपना पहला वोट सही दिशा में डालिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आदतों को पहचानिए और अपने सिस्टम को मजबूत कीजिए।